गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में यूनिट 3 के अंतर्गत भारत में मौद्रिक नीति के अध्ययन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में मुद्रास्फीति जो कि भारत की बात कर रहे हैं कि भारत में मुद्रास्फीति राजकोषीय अनुशासनहीनता का दुष्परिणाम मानी जाती है। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक जो कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करता है तो वो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए मौद्रिक उपायों को अपनाता है। इसके अंतर्गत बैंक दर को, CRR को, SLR को, खुले बाजार की क्रियाओं को, चयनित साख नियंत्रण के अंतर्गत न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं, उधार की अधिकतम सीमाएं, उधार की न्यूनतम दरें, साख नियोजन, प्रत्यक्ष साख आवंटन, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, ऐसे बहुत सारे उपाय अपनाकर वो देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास करता है या मुद्रास्फीति की स्थिति को दूर करने का या कम करने का जो है निरंतर प्रयास करता रहता है। लेकिन सिर्फ रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति या मौद्रिक उपाय अपनाकर ही देश की अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति की समस्या है उसको दूर नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा घाटे के बजट बनाकर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर, सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बनाने में मदद या बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय दोनों मिलकर ही देश की अर्थव्यवस्था में जो ये समस्या पाई जा रही है इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आज हम ये चर्चा करेंगे कि रिजर्व बैंक तो अपने मौद्रिक उपाय अपना ही रहा है, लेकिन साथ में सरकार को भी सहयोग करके और रिजर्व बैंक को दोनों को मिलकर मुद्रास्फीति को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अंतर्गत क्या किया जाना चाहिए? इसके अंतर्गत हमें या रिजर्व बैंक को मौद्रिक व साख नीति की निम्न रूपरेखा सुझाई जा सकती है, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक भी जो है और ज़्यादा मात्रा में उपाय अपनाकर और इन सुझावों को ध्यान में रखकर अगर वो मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है तो देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास किया जा सकता है और साथ में उसका साथ देने के लिए सरकार को भी खड़े रहने की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत राजकोषीय उपाय अपनाकर अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की जा सकती है। इसके अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति की वार्षिक दर निर्धारित की जानी चाहिए कि जितनी मुद्रा की पूर्ति जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा निर्गमित की जाती है उसकी वास्तव में सालाना वार्षिक दर कितनी होनी चाहिए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा मात्रा में ना बढ़ सके और ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ेगी तो साख का नियंत्रण या साख का नियंत्रण किया जा सकता है। फलस्वरूप लोगों के पास पैसा कम आएगा, लोगों के पास पैसा कम आएगा तो कीमतें बढ़ेगी नहीं जिस प्रकार से बढ़ती चली जाती है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट डालिए, मुद्रा की पूर्ति की वार्षिक दर निर्धारित की जानी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है आपका मुद्रा की पूर्ति की वार्षिक दर निर्धारित की जानी चाहिए। मुद्रा की पूर्ति की वार्षिक दर निर्धारित की जानी चाहिए। ये सबसे पहले आप पहला पॉइंट यही डालिए कि मुद्रा की पूर्ति की
वार्षिक दर निर्धारित की जानी चाहिए। अर्थात मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण के अंतर्गत मौद्रिक नीति में सर्वप्रथम मुद्रा की जो पूर्ति है उसकी सालाना दर या वार्षिक दर के निर्धारण पर ध्यान दिया जाना चाहिए या बल दिया जाना चाहिए। इस संबंध में जो मौद्रिक प्रणाली पर चक्रवर्ती समिति है, इसने सुझाव दिया। चक्रवर्ती समिति अलग अलग समितियां बनी थी ना सुझाव देने के लिए, जैसे अपन ने नरसिम्हम समिति पढ़ी है, दामोदरन समिति पढ़ी है, इसी प्रकार से चक्रवर्ती समिति थी। इस चक्रवर्ती समिति ने अपनी 1985 में 1985 में रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उस रिपोर्ट में मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण का सुझाव दिया। इनके अनुसार मुद्रा की वार्षिक वृद्धि दर पर निम्न 3 बातों पर ध्यान देना या 3 बातों पर निर्धारित की जानी चाहिए। ये सारी चीजें चक्रवर्ती समिति ने अपनी रिपोर्ट में 1985 में बताया। उनके अनुसार सबसे पहले मुद्रा की पूर्ति के निर्धारण में सबसे पहली जो बात आती है वो है कि वर्ष में वास्तविक आय की प्रतिशत वृद्धि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किस पर? वास्तविक आय की प्रतिशत वृद्धि दर पर, वास्तविक आय की प्रतिशत वृद्धि दर पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। एक तो होती है मौद्रिक आय और एक होती है वास्तविक आय। मौद्रिक आय 5000 यानी आपको 5000 रुपये मिल रहे थे, अब 5000 की जगह अगले साल 6000 या 7000 मिल रहे हैं, तो आपकी मुद्रा में आय 1000 रुपये या 2000 रुपये बढ़ गई। वास्तविक आय क्या होता है? वास्तविक आय में अभी भी आपके 5000 रुपये आय है, अगले साल भी आपकी 5000 रुपये आय है, लेकिन इस साल वस्तुओं की कीमतें ज्यादा हैं, अगले साल वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई या कम हो गई। अगर बढ़ गई तो आपकी वास्तविक आय कम हो जाएगी और अगर कीमतें कम हो गई तो आपकी वास्तविक आय बढ़ जाएगी। तो कीमतों के कम होने पर वास्तविक आय का बढ़ना और कीमतों के बढ़ने पर वास्तविक आय का कम होना ही वास्तविक आय कहलाता है। जैसे शक्कर 20 रुपये किलो है और अगले साल आपकी आय अभी भी यही है, अगले साल भी यही होगी मान लो, और कीमत बढ़कर 25 रुपये हो जाती है, तो आपकी वास्तविक आय 5 रुपये, शक्कर की बात करूँ मैं, 5 रुपये आपकी 1 किलो पर घट गई। अगर आप 5 किलो शक्कर लेते हैं तो वास्तविक आय कितनी घट गई? 25 रुपये घट गई। पहले आप 20 रुपये किलो ले रहे थे, अब आप 25 रुपये किलो ले रहे हो। इसका उल्टा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, पहले 25 रुपये किलो थी, अब 20 रुपये किलो है। अब 20 रुपये किलो है तो 5 किलो लोगे तो कितने रुपए में आ जाएगी? 100 रुपए में आ जाएगी। पहले कितने में आ रही थी? 125 रुपए में आ रही थी। अभी जो 25 रुपए एक्स्ट्रा है, इस 25 रुपए से आप या तो शक्कर की मात्रा ज्यादा ले सकते हो या इससे आप दूसरी वस्तु खरीद सकते हो। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति में वास्तविक आय की प्रतिशत की दर पर जो है ध्यान देना चाहिए कि वास्तविक आय के प्रतिशत में कितना परिवर्तन हो रहा है। सेकंड बात करते हैं, मुद्रा की मांग की आयरोज पर विचार करना चाहिए, जिसे चक्रवर्ती समिति ने 2 के बराबर माना था कि मुद्रा की पूर्ति के निर्धारण में या मुद्रा की वार्षिक दर निर्धारित करने में आयलोज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये मुद्रा की मांग के प्रतिशत परिवर्तन में आय के प्रतिशत परिवर्तन का भाग देने से प्राप्त होती है। क्या? आयलोज। किसकी? मुद्रा की मांग की आयलोज जो है मुद्रा की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन मुद्रा की आय में प्रतिशत परिवर्तन का जब आप भाग दोगे तो मुद्रा की मांग की आयलोज निकल के आ जाती है। अपन ने कीमत लोज वाली श्रेणियां, ये जो है आपके तो सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जब आप थे तो मांग की लोज थी, उसके अंतर्गत आय लोज, कीमत लोज, ये सारी लोजें थी। उसके अंतर्गत आपको फॉर्मूला बताया गया था कि मांग की आय लोज कैसे निकाली जाती है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन आय में प्रतिशत परिवर्तन का भाग देने पर मांग
की आय रोज निकल के आ जाती है। ये आपकी दूसरी बात थी कि मांग की आय रोज का पता, मांग की आय रोज का भी ज्ञात होना या ज्ञात होना आवश्यक है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। तीसरी बात की बात करते हैं तो मुद्रास्फीति की जो प्रत्याशित दर है या स्वीकार्य दर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। समिति ने इसे जो है इस पर भी बल दिया है कि मुद्रा की या मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर, प्रत्याशित का मतलब क्या होता है? प्रत्याशित का मतलब होता है आगे क्या हो सकता है, आगे इसकी बढ़ने की संभावना होगी या घटने की संभावना होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति की जो प्रत्याशित दर है या स्वीकार्य दर है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज अगर अभी 4% मुद्रास्फीति है तो अगले साल ये 5% भी हो सकती है, अगले साल ये 3% भी हो सकती है। तो इसका अनुमान लगाकर ही मुद्रा की पूर्ति या जो वार्षिक दर है इसको निर्धारण करने में ध्यान रखा जाना चाहिए। तो थर्ड बात है मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर। प्रत्याशित का मतलब होता है आशा लगाकर, मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर। इस प्रकार से ये तीनों बातों पर मुद्रा की पूर्ति की वार्षिक दर निर्धारित की जानी चाहिए। अतः भावी मौद्रिक नीति ने मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि दर को सीमित करने पर ध्यान देने के लिए कहा है कि मुद्रा की पूर्ति कम मात्रा में की जाए, लेकिन व्यवहार में इसको सफल बनाने के लिए सरकार को अपना बजट घाटा भी कम करना होगा। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार के जो अनावश्यक खर्च हैं उनको कम किए जाए, उनको लिमिट में किया जाए। साथ ही सरकार को आय में वृद्धि के प्रयास करने चाहिए ताकि उसे ज़्यादा मात्रा में ऋण लेने की आवश्यकता ना पड़े। इसके साथ साथ सरकार को राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, अनावश्यक व्यय पर कम करना चाहिए। इन दोनों ही उपायों के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का जो है सफलतम प्रयास किया जा सकता है। दूसरी बात करते हैं, इसके अलावा मुद्रा की पूर्ति की वार्षिक दर निर्धारित की जानी चाहिए। इसमें चक्रवर्ती समिति ने जो 3 निर्धारित बातें दी है उनको ध्यान में रखते हुए और साथ में सरकार के द्वारा अपने अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करते हुए और आय को बढ़ाते हुए मुद्रास्फीति को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत आपके जो आएगा वो है कि हमने स्वतंत्र व्यापार की नीति के अंतर्गत या स्वतंत्र व्यापार की नीति जब से अपनाई है तो निर्यात और आयातों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम करने लगे हैं। तो पिछले वर्षों में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने में, ये जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है उसमें विदेशी करेंसी के भंडारों ने भी वृद्धि की है। किसने? विदेशी करेंसी के भंडारों में वृद्धि ने भी मुद्रास्फीति को बढ़ाने में योगदान दिया है। क्यों? क्योंकि अगर भविष्य में और विदेशी करेंसी या विदेशी परिसंपत्तियों के बढ़ने की संभावना है, इसलिए रिजर्व बैंक और सरकार इन दोनों को ही मिलकर इस बढ़ी हुई मुद्रा की पूर्ति, क्योंकि जितनी विदेशी करेंसी हमें निर्यातों के करने से या निर्यातों की मात्रा को बढ़ाने से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और उस विदेशी मुद्रा के जितनी विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होगी उसका रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना पड़ता है, जितनी मात्रा में विदेशी करेंसी हमें प्राप्त होती है निर्यातों के फलस्वरूप या निर्यातों के कारण। तो उस बढ़ी हुई मुद्रा की पूर्ति को बोला जा रहा है कि रिजर्व बैंक के द्वारा और सरकार के द्वारा उस मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने वाले प्रभाव को कुछ सीमा तक कम करने का प्रयास या कुछ सीमा तक कम करने के उपाय काम में लिए जाने चाहिए। लेकिन अभी तक इस संबंध में ये कहा गया है कि रिजर्व बैंक खुले बाजार में सरकारी
प्रतिभूतियों को बेचकर अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करने का प्रयास करेगा। ये रिजर्व बैंक के कार्यों के अंतर्गत पड़ा। खुले बाजार की क्रियाएं होती है। जब देश में नकद की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, देश में मुद्रास्फीति ज्यादा हो जाती है, तो रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को व्यापारिक बैंकों के मार्फत बेचकर, तो जब बेचेगा तो रिजर्व बैंक के पास पैसा आ जाता है। फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था में नकद की मात्रा या तरलता कम हो जाती है, जिससे मुद्रा की पूर्ति पर थोड़ा बहुत नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन इस संबंध में कह रहे हैं कि पारदर्शी नीति की आवश्यकता है। साथ में विदेशी करेंसी के कोषों के सर्वोत्तम उपयोग की भी आवश्यकता है कि हमें जो विदेशी कोष यानी विदेशी करेंसी बढ़ रही है हमारी निर्यातों के बढ़ने के कारण, तो उस विदेशी करेंसी का हम किस प्रकार से सही प्रकार से सर्वोत्तम उपयोग कर सके, ताकि ये जो विदेशी मुद्रा या करेंसी प्राप्त हो रही है इसका हमें अधिकतम लाभ अर्जित हो। किसी भी हालत में इस करेंसी का उपयोग अपव्ययपूर्ण ढंग से नहीं किया जाना चाहिए, मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा देश को पुनः वापस जो है संकट का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हमारे निर्यातों में वृद्धि हो रही है तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम जो है अब विकसित देशों की जैसे ही निर्यात हमारे यहाँ पर बढ़ने लगे हैं, हम उनके जैसे ही हमारी प्रति व्यक्ति आय भी में वृद्धि हो रही है, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, जीडीपी में वृद्धि हो रही है। तो इन वृद्धि से जो हमें विदेशी करेंसी प्राप्त हो रही है, उस विदेशी करेंसी का हमें इस प्रकार से यूज करना चाहिए जिससे उसका मिसयूज भी ना हो और उसका हमें सर्वाधिक लाभ भी मिल सके। ये दोनों चीजें कब होगी? जब रिजर्व बैंक और सरकार इन दोनों के द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करके और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाकर साथ में विदेशी करेंसी का सर्वाधिक उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार जो है रिजर्व बैंक पर निर्भर हो जाए और रिजर्व बैंक जो है सरकार पर निर्भर हो जाए और इससे देश की अर्थव्यवस्था जो है वापस संकट की स्थिति में न आए। इसके लिए इन दोनों को मिलजुल कर ही इस प्रकार जो है नियंत्रण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रास्फीति या सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि। कीमतों का लगातार बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस पर मुद्रा की पूर्ति के साथ साथ वास्तविक आय की वृद्धि दर, साथ में आयातित वस्तुओं की कीमतें, यानी मुद्रास्फीति या सामान्य कीमत स्तरों का मुद्रा की पूर्ति का तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, साथ में किसका पड़ता है? वास्तविक आय किसका पड़ेगा? वास्तविक आय, जिसको मैंने आपको बताया कीमतों में परिवर्तन से वास्तविक आय में परिवर्तन होता है। तो वास्तविक आय की वृद्धि दर का वृद्धि दर आयातित वस्तुओं, आयातित वस्तुएं जो दूसरे देश से हमारे देश में जो वस्तुएं आ रही है वो आयातित वस्तुएं कहलाएंगी। तो आयातित वस्तुओं की कीमतें अगर दूसरे देशों से वस्तुएं हमारे देश से जो वस्तु बन रही है उसकी तुलना में सस्ती आएगी तो कौन सी वस्तु बिकेगी? सस्ती वस्तु बिकेगी। और उनकी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो उपभोक्ता अब कम कीमत देकर उतनी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में वस्तुएं प्राप्त करेगा, फलस्वरूप उसकी वास्तविक आय में वृद्धि होती है। साथ में देश में खाद्य पदार्थों की कीमतें, देश में खाद्य पदार्थों की, देश में खाद्य पदार्थों की कीमतें, इसका भी देश की मुद्रास्फीति पर या सामान्य कीमत स्तर पर इफेक्ट पड़ता है। विशेष वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, नेक्स्ट देखिए, विशेष वस्तुओं की
कानूनी जिसको बोलते हैं, शासन के द्वारा चलाई जाने वाली प्रशासित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आदि का, यानी कि मुद्रास्फीति पर या सामान्य कीमत स्तर का बढ़ने का मुद्रा की पूर्ति का तो योगदान होता ही होता है, साथ में वास्तविक आय की वृद्धि दर का, आयातित वस्तुओं की कीमतों का, देश में खाद्य पदार्थों की कीमतों का, विशेष वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का, प्रशासित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, इन सभी तत्वों का भी मुद्रास्फीति को बढ़ाने में योगदान माना जाता है। कैसे? अगर वास्तविक आय की वृद्धि दर, वास्तविक आय में वृद्धि हो गई, कुछ ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमतें कम है या विदेशों से आने वाली वस्तुओं की कीमतें कम है, तो उपभोक्ता उन वस्तुओं को खरीदकर अपनी वास्तविक बढ़ी हुई आय को दूसरी वस्तुओं पर जो है दूसरी वस्तुओं की मांग बढ़ाकर उनकी कीमतों को बढ़ाने पर जो है योगदान देता है। साथ में आयातित वस्तुओं की कीमतें, विदेशों से आने वाली वस्तुएं जो हमारे देश के अंदर आ रही है, अगर उनकी कीमतें में कमी हो रही है या कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो उसका भी देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति को बढ़ाने में योगदान माना जाता है। देश में खाद्य पदार्थों की कीमतें, हमारे देश के जो खाद्य पदार्थ हैं जो कि हमारे देश में उत्पन्न किए जाते हैं, उनकी अगर कीमतें बढ़ रही है तो वो भी मुद्रास्फीति को बढ़ाने में योगदान देते हैं। विशेष वस्तुओं की कीमतों में अगर वृद्धि हो जाती है तो इससे भी मांग के बढ़ने से कीमतों में वृद्धि हो रही है, जिससे भी मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि मूल्य स्थिरता अथवा साधारण मुद्रास्फीति की दर 4 से 5% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक व साख नीति के अलावा अन्य उपाय भी करने होंगे, कि हमें जो मुद्रास्फीति की दर है उसको 4 से 5% ही रखने के लिए मौद्रिक और साख नीति के अलावा और बहुत सारे उपाय हैं जिनको हमें अपनाना होगा। विकास की दर को ऊंचा करने के लिए, जो कि मौद्रिक नीति के उद्देश्यों का सबसे पहला उद्देश्य है, तो विकास की दर को ऊंचा करने के लिए उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देना होगा। हमें उत्पादकता को बढ़ाना होगा। उत्पादकता बढ़ाने का मतलब होता है जितनी जमीन आपके पास पहले थी, उस जमीन में आप मान लो 10 क्विंटल अनाज उत्पन्न कर रहे थे, अब उसी जमीन को उपजाऊ करके, अच्छे साधनों का प्रयोग करके, अच्छे बीजों का प्रयोग करके, सिंचाई के साधन अवेलेबल करा के उसी जमीन में जितनी पहले थी उसमें अब 10 की जगह 15 या 20 यानी उत्पादन को बढ़ाना ही प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कहलाती है। यानी पहले भी हमारे पास इतनी जमीन थी, अभी भी हमारे पास इतनी जमीन है, लेकिन हमने ऐसे साधनों का प्रयोग किया है जिससे हमारी उत्पादकता पहले की अपेक्षा बढ़ गई, वो आपकी उत्पादकता कहलाती है। तो उत्पादकता बढ़ानी होगी, सभी दिशाओं में लागत को कम करने के प्रयास करने होंगे, क्योंकि लागत कम होगी तभी तो कीमतें कम होगी, और कीमतें कम होगी तभी तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है, ताकि लागत जन्य जो मुद्रास्फीति होती है वो उत्पन्न ना हो, और लागत जन्य मुद्रास्फीति जो उत्पन्न होती है वो लागतों में वृद्धि के कारण होगी। ये अपन मुद्रास्फीति वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपके ढांचागत मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति, अत्यधिक तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति, ये सारी चीजें आएंगी जिसके बारे में चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि आजकल तो स्टेगफ्लेशन की समस्या जिसको बोलते हैं स्टेगफ्लेशन, क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। स्टेगफ्लेशन ये एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। इसको बोलते हैं महंगाई के साथ किसका बढ़ना? बेरोजगारी का बढ़ना।
बेरोजगारी का बढ़ना ही स्टैगफ्लेशन कहलाता है। बढ़ना ही स्टैगफ्लेशन कहलाता है कि एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। बढ़ती हुई महंगाई से व्यक्ति तभी लड़ सकता है जब उसको पर्याप्त मात्रा में रोजगार प्राप्त है। अगर उसे रोजगार प्राप्त है और साथ में रोजगार में वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि हो रही है, तो बढ़ती हुई महंगाई से लड़ सकता है। लेकिन एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और साथ में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो ये आपकी स्टैगफ्लेशन की समस्या या स्टैगफ्लेशन कहलाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं स्टैगफ्लेशन की समस्या के समाधान के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए पूंजी गहन तकनीक की जगह कौन सी तकनीक को काम में लेना चाहिए? श्रम गहन तकनीक को। बेरोजगारी को दूर करने के लिए इसको दूर करने के लिए श्रम गहन तकनीक को बढ़ावा देना चाहिए। अब जब श्रमिकों का प्रयोग ज्यादा किया जाएगा तो उन्हें रोजगार ज्यादा मात्रा में मिलेगा, रोजगार ज्यादा मात्रा में मिलेगा तो वो बेरोजगारी से महंगाई से लड़ने में थोड़े से जो है सक्षम हो सकते हैं। इस प्रकार श्रम गहन तकनीकों का अपनाने पर जोर देना होगा। औद्योगिक मंदी के हल के लिए आवश्यक प्रेरणाओं और प्रोत्साहनों का उपयोग करना होगा ताकि ज्यादा मात्रा में लोग जो है निवेश को बढ़ाकर, बचत को कम करके निवेश को बढ़ाकर इस मंदी की स्थिति को दूर कर सके। क्योंकि जब निवेश बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेगी और कीमतें बढ़ेगी तो मंदी की स्थिति दूर हो जाएगी। इस प्रकार औद्योगिक विकास की जो दर है उसको 10% व अधिक हो सके, इसके लिए अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। ये जो है आपके इसके अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति की जो कि वार्षिक दर निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट विदेशी करेंसी के भंडारों में वृद्धि करके, तीसरा इसके अंतर्गत जो कि मुद्रास्फीति व सामान्य कीमत स्तरों में सिर्फ मुद्रा की पूर्ति का ही नहीं और भी अन्य चीज है या अन्य तत्व हैं जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है, उन सभी के उपायों को ध्यान में रखते हुए सरकार को और रिजर्व बैंक को दोनों को मिलकर इस समस्या को दूर करना चाहिए। और साथ में जो स्टैगफ्लेशन की समस्या है इसको भी या इस समस्या का समाधान भी सरकार को रोजगार में वृद्धि करके, श्रम गहन तकनीक को अपनाकर, औद्योगिक मंदी को दूर करके औद्योगिक विकास की दर को 10% लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे कंटिन्यू उसको, ताकि देश में जो मुद्रास्फीति है उस मुद्रास्फीति का राजकोषीय अनुशासनहीनता का दुष्परिणाम के अंतर्गत चर्चा की जाएगी और दोनों के द्वारा उपायों को अपनाकर ये जो हमारी समस्या बढ़ती जा रही है